अब हम प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसमें 3 पार्ट दिया हुआ है, ए, बी और सी। इन तीनों पार्ट का जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना है। आइए हल करते हैं। पार्ट ए, यदि आए 135 और 225, ठीक है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि इसमें कौन सा अंक बड़ा है। ध्यान दीजिए, 135 और 225 की हम बात करेंगे तो 225 क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखिए, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यानी हम बड़ी संख्या को अंदर लिखेंगे और छोटी संख्या को बाहर। अब 135 से 225 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसका हम टेबल पढ़ेंगे तो एक बार जाएगा, ठीक है। तो एक बार यानी 135, तो ये घटेगा तो 0 और ये क्या हासिल दे दिया तो 12 हो गया, 12 में से 3 गया 9, यानी 90 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 225 इक्वल टू हो जाएगा 135 गुणे 1 प्लस 90, यानी यहाँ जो रिमाइंडर आया वो 0 के बराबर नहीं आया, ठीक है। और जब तक 0 के बराबर नहीं आएगा तब तक इसको हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। फिर क्या करते हैं, इस 90 से हम इस 35 को डिवाइड करेंगे तो 135। तो यहाँ ध्यान देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ जाएगा 90। तो घटेगा तो 5, 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो सेकेंड स्टेप लिखेंगे, स्टेप हो जाएगा 135 इक्वल टू 90 गुणे 1 प्लस 45। यहाँ भी लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0, यानी जो 45 है वहाँ क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। पुनः हम क्या करते हैं, इस 45 से हम 90 को डिवाइड करेंगे, 45 दूना 90, यानी एक कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 0, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। यानी थर्ड स्टेप जो होगा हो जाएगा 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, यानी रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, यानी शेषफल 0 आ गया। तो लिखेंगे चूँकि शेषफल इक्वल टू 0 है, इसलिए एचसीएफ हो जाएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 135 और 225 का आपका हो जाएगा 45, ठीक है। यानी यहाँ से ध्यान दीजिए कि जिससे हम लास्ट में डिवाइड किए हैं और शेषफल क्या हो गया है, 0 हो गया है, वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार हम इसके पार्ट बी को भी हल करेंगे। भाई दिया है 196 और 38,220 दिया है। तो इसमें भी ध्यान देंगे कौन सा अंक बड़ा है। भाई तो 38,220 क्या है, बड़ा है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान देना है कि हमेशा बड़े वाले में हम छोटे वाले से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से अब क्या होगा, ठीक है भाई। 196 से हम 38,220 को डिवाइड करें तो ध्यान दीजिए ये कितनी बार में जाएगा। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है भाग देने का सबसे आसान तरीका 38/22 लिखा हुआ है। तो हम यदि देखें यहाँ पे तो नियर अबाउट 19 का पहाड़ा पड़े तो 19 दूना क्या हो जा रहा है, 57 हो जा रहा है। और 19 से कम 19 लें तो अर्थात एक बार इसका करें तो 196 आ जाएगा। फिर यहाँ एक कैरी कर गया तो 12 हो गया, 6 गया तो 2 आ गया, यहाँ 7 बचा, एक कैरी किया 17, 8 आ गया और यहाँ 1 बच गया। 1 2 क्या करते हैं नोट कर लेते हैं तो 1822 आ गया। अब कहेंगे सर कि भाई पिछले में हमने क्या किया, इससे इसमें भाग दिया था, लेकिन यह ध्यान देना है कि तब तक भाई इसमें हम भाग नहीं देते हैं जब तक जो शेषफल उससे छोटा ना आ जाए, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ जो भी प्रक्रिया होगी वो केवल एक ही स्टेप में होगी। तो आगे हम क्या करेंगे, अब यह 9 बार में जाएगा शायद, तो 9 छक्का 54, 5 बचा, 9 9 81, 5 86, 8 बच गया, 9 एकम 9 और 9 8 17, तो 12 में 4 गया 8, 11 में 6 गया 5, तो क्या हुआ कैंसिल हो जाएगा, यानी 58 जीरो को हम क्या करते हैं नोट कर लेते हैं। फिर देखते हैं 5 बार में, 5 छक्का 30, 3 आया, 5 9 45, 3 कैरी करेगा तो 48, 4 बचा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 आ गया, क्लियर है। ध्यान दीजिए भाई 5 छक्का 30, 3 आ गया कैरी करेगा, 5 9 45, 3 48, 4 बचा, अब 5 एकम 5, 5 4 9, तो ये पूरा क्या हो गया डिवाइड हो गया। यानी इसके लिए एक ही स्टेप होगा, यानी फर्स्ट स्टेप जो होगा लिखेंगे 38,220 इक्वल टू 196 गुणे 195 प्लस 0, यानी यहाँ रिमाइंडर जो है 0 आया। लेकिन कि चूँकि शेषफल इक्वल टू 0 है इसलिए यह CF जो होगा 196 और 38,220 का आ जाएगा, टोटल डिवाइड हो गया 196, क्लियर है, ठीक है। इसी प्रकार हम पार्ट C को भी हल करेंगे। C यानी 867 और 255, यहाँ भी ध्यान देना है कौन अंक बड़ा है, क्योंकि बड़े वाले में ही हम छोटे वाले से क्या करते हैं भाग देते हैं। तो 866 बड़ा है 225 से, ठीक है, यानी 867 बड़ा हो गया 225 से, ठीक है। तो भाई लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब क्या हो जाएगा, भाई 225 से हम 867 को डिवाइड कर रहे हैं तो कितनी बार में जाएगा भाई, नियर अबाउट 2 3 6, 3 बार में जा रहा है, 3 5 15, एक कैरी हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 675 आ गया, 3 दूना 6 1 7 और 3 5 15 और 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6, क्लियर है। ध्यान दीजिए यहाँ 255 है तो
3 × 5 = 15 का 5, 3 × 5 = 15 और एक 16 आएगा, 16 का 6 हो जाएगा, एक कैरी हुआ, 3 दूना 6 1 7, 765 आ गया। अब 7 में से 5 गया 2 या 0, यहाँ आ गया 1। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेप जो होगा, फर्स्ट स्टेप हो जाएगा 867 = 255 × 3 + 102। यहाँ जो है R0 = 0, तो पुनः इससे क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। 255 में हम जब डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 1 5, 51 आ गया। पुनः रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो सेकेंड स्टेप लिखेंगे 255 = 102 × 2 + 41। यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब 51 से 102 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 102 होगा, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। यानी थर्ड स्टेप जो हो जाएगा वो होगा 102 = 51 × 2 + 0, यानी R = क्या है, 0 हो गया। तो लिखेंगे चूँकि शेषफल 0 है इसलिए ये CF हो जाएगा 867 और 255 का 51, क्योंकि इसी से पूरा क्या हुआ, ये डिवाइड हुआ है। क्लियर है। अब अगला प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है। ठीक है, यानी हमें बताना है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक वह 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप में होता है, और जहाँ Q कोई क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, यानी वो धनात्मक पूर्णांक है। इसको हल करते हैं। जब हल करेंगे तो मान लेंगे, माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है। हम आप लोगों को पिछली क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है तथा B = 6 है, यानी B की वैल्यू क्या है, 6 हो गई। ठीक है, ठीक है, तो आगे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, भाई होगा A = BQ + R होता है, यानी B की वैल्यू 6 हो गई, यानी 6³ + R। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें बताए थे कि R की जो वैल्यू होती है वह 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन जो भाजक हो गया यानी B से क्या होगा, छोटा होगा। अर्थात R की वैल्यू यहाँ जो आएगी वो 0 हो सकती है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से यानी 6 से क्या होगा, छोटा होगा। अर्थात R = क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 और 5। भाई यहाँ से सीधे क्लियर है, भाई जो रिमाइंडर होगा वो 6 से क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 को क्रमशः A = 6³ + R में रखने पर हम वैल्यू क्या करेंगे, बारी बारी से पुट कर देंगे। ठीक है,
जब पहली वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो भाई ए इक्वल टू, ध्यान दीजिए आर की वैल्यू यहाँ कितना होगा 0, तो आएगा 6/3। फिर दूसरे के लिए आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, 6³ + 1। तीसरे के लिए आर की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर चौथे के लिए आर की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर ऐसे ही आगे रखेंगे तो आर की वैल्यू हो जाएगी 4, यानी ए इक्वल टू 6³ + 4। फिर ए इक्वल टू 6³ + 5। हम वैल्यू क्या करेंगे, रख दिए, ठीक है। अब हमें बताना है कि इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक कौन होगा, ठीक है, जो इस फॉर्म में आए 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप में हो। क्लियर है, तो ध्यान दीजिए। अब भाई देखिए इसको, यानी पहले वाले को हम लिख सकते हैं 2 × 3³, यानी ये 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये क्या होगा, ये सम होगा, ठीक है, यानी सम नंबर होगा। और यहाँ ध्यान दीजिए यह 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये विषम होगा। या 2 से देखिए 2 × 3³ + 1, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी यह सम है। और यह 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो विषम होगा। फिर यहाँ 3³ + 2 हो जाएगा, ये भी क्या है, सम है। और ये लास्ट में क्या होगा, विषम। क्लियर है, यानी कहने का मतलब ये है यदि हम q की, यहाँ बोल रहा है q कोई पूर्णांक है, ठीक है, यानी q की कोई भी वैल्यू लेते हैं, जैसे 1 ले लिया यहाँ पे, ठीक है, तो 1 ले लिया, 6 × 1 तो 6 होगा, तो 2 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। लेकिन यहाँ पे 6 की वैल्यू यदि हम 1 लेते हैं तो 6 × 1 6 हो जाएगा, +1 7 हो जाएगा, यानी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्लियर है, अर्थात हम कह सकते हैं, यहाँ लिखेंगे यदि ए इक्वल टू 6³ या 6³ + 2 या 6³ + 4 हो तो ये संख्याएं सम धन यानी इतनी संख्याएं क्या होगी, समधन पूर्णांक है। तो बाकी जो बच जाएगा, जैसे ये संख्या सम हो गया, ये भी सम हो गया, ये भी सम हो गया, तो बचा क्या, 6³ + 1, 6³ + 3 और 6³ + 5, अर्थात 6³ + 1, 6³ + 3 और 6³ + 5 विषम धन पूर्णांक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। क्लियर है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हल करेंगे, यानी ये पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी अधिकतम
आएगी, यानी ये CF किसका 616 और 32, इसका यदि CF निकाल देंगे तो हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी पता चल जाएगी। 616 बड़ा है किससे 32 से, ठीक है। तो हम लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय क्या या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकाल सकते हैं। तो भाई 616 में हम 32 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 32 से डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड कितनी बार में होगा पहले देखते हैं। एक बार 32, तो यहाँ 11 में से 2 गया 9, यहाँ कितना बचा 5 में से 3 गया 2, ठीक है, यानी 6 नीचे आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब इससे इसमें भाग जाएगा नहीं, अभी ये और डिवाइड होगा, नियर अबाउट 9 बार में जाएगा। तो 9 दूना 18, एक आ गया, 9 तिरिक 27, एक 28 लिख दिए, घटेगा तो आएगा 16 में से 8 गया 8, तो यहाँ 0, यानी ये कट जाएगा। अर्थात जो फर्स्ट स्टेप होगा लिखेंगे 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 + 8, यहाँ R नॉट इक्वल टू क्या है 0। अब इस 8 से हम 32 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 4 बार जा रहा है, यानी आया 0, यानी रिमाइंडर 0 हो गया। तो सेकेंड स्टेप हो जाएगा 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 + 0, यानी R इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी लिखेंगे चूँकि शेषफल क्या है 0 है, इसलिए स्तंभों की संख्या हो जाएगी, यानी HCF 616 इंटू 32 का होगा 1, यानी कितने स्तंभ बनेंगे 8। भाई अब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तब तक प्रयोग करते हैं जब तक रिमाइंडर क्या हो जाए 0 ना आ जाए। अगला प्रश्न नंबर 4, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है, ठीक है। तो इसको हम हल करते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल टू क्या है यहाँ 3 है। भाई b इक्वल टू कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, यानी a इक्वल टू b³ + r होता है, यानी b की जगह पे 3 है, 3³ + r, यानी ये जो रिमाइंडर का मान होगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। अर्थात कह सकते हैं r इक्वल टू 0, 1, 2 रखने पर भाई इसमें क्या करेंगे a इक्वल टू 3³ + r में r की वैल्यू हम 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 क्या करेंगे रखेंगे। तो जब हम रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3³ + 1 और 3³ + 2, यही प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब फर्स्ट केस में ध्यान दीजिए, फर्स्ट केस हम लिख लेते हैं। पहला केस है a इक्वल टू 3³। अब कह रहा है कि इसका जो हम वर्ग करें तो वह 3m की क्या हो के रूप में होना चाहिए या 3m+1 के रूप में होना चाहिए। तो वर्ग करते हैं
तो ए स्क्वायर और 3 क्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, या ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m। यहाँ लिखेंगे जहाँ m इक्वल टू क्या है, 3q स्क्वायर है। ये क्लियर है। इसी प्रकार सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस है ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1। यहाँ भी इसका वर्क करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 6q। अब इन दोनों की बात करें तो यहाँ से 3 कॉमन होगा तो हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2, बाहर प्लस 1 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, या जहाँ m इक्वल टू होगा 3q स्क्वायर प्लस 2, यानी m इक्वल टू क्या मान लेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2। आगे तीसरे केस में ए इक्वल टू क्या है, 3q प्लस 2, तो यहाँ भी वर्क करेंगे तो ए स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 दूना 6 दूना 12q। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं 4 को, तो यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बाहर हो जाएगा 1, अर्थात ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1, जहाँ m इक्वल टू होगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ये आएगा। क्लियर है। तो इससे हमें क्या सिद्ध हुआ कि भाई किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m पूर्णांक के लिए 3m, भाई किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा, m के लिए 3m या 3m के रूप में होता है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आगे प्रश्न नंबर 5, जो इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। अभी इससे पिछला वाला सवाल बताया, उसमें स्क्वायर करना था। ठीक है, सेम उसी प्रकार इसको भी करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि x एक धनात्मक पूर्णांक है, वहाँ पे a माने थे तो यहाँ पे x मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, जब x मानेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू बी क्यू होगा, तथा यह मान लेते हैं b इक्वल टू 3 है। ठीक, 3q प्लस r हो जाएगा, और r की जो वैल्यू होगी 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा। क्लियर। तो जो हमें प्राप्त होगा, तो x इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होगा, 3q, यानी एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, फिर एक बार 2 रख देंगे। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम
एक्स इक्वल टू 3 क्यूब लेते हैं और इसका हम घन करेंगे। क्लियर है? क्या करेंगे? घन करेंगे तो एक्स क्यूब 3 क्यूब का घन हो जाएगा एक्स क्यूब 3 त्रिक 9 त्रिक 27 क्यूब का क्यूब हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यूब का क्यूब, या एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 9m, यानी जहाँ m इक्वल टू क्या मान लेंगे 3 क्यूब पावर क्यूब। क्लियर है? इसी प्रकार तो पहला स्टेप आ गया कि भाई किसी भी संख्या का क्या करें, धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन करेंगे तो किसके बराबर होगा? 9m के बराबर होगा। दूसरे केस में x इक्वल टू ले लेते हैं 3 क्यूब प्लस 1, ठीक है, तो इसका भी क्यूब करते हैं तो 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, यानी एक्स क्यूब आएगा। उसके बाद यानी ए क्यूब प्लस क्या आएगा बी क्यूब, ए क्यूब प्लस यानी 3 त्रिक 9, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब लिखते हैं, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और क्यूब का क्यूब हो गया 1 हो गया, प्लस 27 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 क्यूब। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 हम कॉमन ले लेते हैं, 3 9 27 क्यों होगा, यहाँ से भी कॉमन होगा तो 3 9 क्या हो जाएगा 9 कॉमन लेते हैं, भाई 9 के रूप में है ना, तो 9 त्रिक 27, यहाँ भी 9 त्रिक 27, यहाँ क्यूब बचेगा, 1 का क्यूब 1 होगा, यानी एक्स क्यूब 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर होगा 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब। क्लियर है? अतः हम कह सकते हैं कि जो किसी धनात्मक पूर्णांक का लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन पूर्णांक m के लिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 हो सकता है। अभी आप कहेंगे कि 9m प्लस 8 नहीं निकालेंगे, तो भाई इसी में आगे क्या कर सकते हैं, भाई इसका हम घन कर देंगे तो भी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है?